हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इसका लेक्चर नंबर 3। तो जिससे प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 2 जिसमें हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से हमने शुरू किया था, उसी का पार्ट है ये। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में जो उसकी बेसिक बातें थी कि मतलब किस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, तो उसकी जो यूनिट थी क्या थी? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड वो बनाना सीख लिया था। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, तो उसके लिए हमें पढ़ना होता है न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है। उससे पहले न्यूक्लियोसाइड, अब न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है उसके बारे में जाना था। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? अगर हम क्या कर दें, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। अब शुगर के बारे में हमने जान लिया था। शुगर हम कौन सी यूज करते हैं डीएनए में? डीऑक्सीराइबो शुगर, ठीक है, जो कि पेंटोज शुगर होती है। नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होते हैं? तो 5 टाइप के होते हैं, आपको कल भी बताया था। कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, ओके। एंड फॉस्फेट ग्रुप किस तरीके से ऐड करते हैं ये भी देखा था। तो नाइट्रोजनस बेसिस को आपने याद भी कर लिया था, क्या थे? एजी। प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन, एजी से बोला था। pyrimidine को आप कैसे याद करेंगे? कट से, CUT। साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, ओके। अब ये प्यूरिन pyrimidine से जुड़ते हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं pyrimidine प्यूरिन से जुड़ते हैं, ठीक है। किस तरीके से जुड़ते हैं? जो एडेनिन होता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से किसके साथ जुड़ता है? थायमिन के साथ। डीएनए की बात कर रहे हैं। अगर आरएनए की बात करेंगे तो एडेनिन जो होगा वो किसके साथ जुड़ेगा? यूरेसिल के साथ, ओके। बट जो साइटोसिन है वो किसके साथ जुड़ता है? ग्वानिन के साथ, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है, किसके साथ? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। तो ये सारी बातें हमने बहुत ही डिटेल में कर ली थी। एंड इनके बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं तो जहां से लिंक होते हैं, जहां से जुड़ते हैं, तो उस लिंकेज को क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। जब क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप जहां पे जुड़ता है तो वहां पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। अगर हम बहुत सारे फॉस्फेट ग्रुप्स को ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है? जैसे कि 2 फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया तो वो क्या हो जाएगा? वहां पे जो बॉन्डिंग बनेगी उसको हमने क्या बोला था? फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, क्योंकि एसिड एंड किसके बीच में बन रहा है? एसिड के बीच में। तो इस तरीके से हमने ये कुछ बेसिक बातें कर ली थी जो कि बहुत ही जरूरी है सीखना। तो उससे आगे बढ़ते हैं एंड आज के लेक्चर की बात करते हैं कि आज हमें क्या सीखना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी इससे नेक्स्ट लेक्चर में या फिर इसी लेक्चर में, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें क्या देखना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हमने सीख लिया था कि न्यूक्लियोटाइड जो एक यूनिट है वो कैसे बनती है, तो उनको जोड़ जोड़ के हमें क्या बनाना है? न्यूक्लियोटाइड चेन बनानी है। मतलब जैसे डीएनए है तो इसकी एक चेन है, ओके। तो ये कैसे बनानी है? अब डिस्कवरी ऑफ डीएनए, थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री में चलेंगे कि जो डीएनए है उसको डिस्कवर कैसे किया गया, ओके। तो हम जानेंगे कि कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फाइनली डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया, जिसको हम पढ़ते हैं, जो इस तरीके का मॉडल होता है। पिक्चर में भी देख लीजिए, इस तरीके का होता है। तो उसको हम कैसे समझेंगे, इसमें क्या क्या होता है, किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, कौन से बॉन्ड होते हैं, इसकी पूरी डिटेल, इसमें क्या क्या देखेंगे, इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। पूछा भी जा सकता है अगर बोर्ड है तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के फीचर्स बताइए, ठीक है। या फिर जो इसकी जो डिटेल है, जो फीचर है, उनमें से ही क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि साइलेंट फीचर्स पूछे। अब डीएनए की डिटेल्स की बात करेंगे कि जो डीएनए है इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी डायमीटर कितना होता है, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो स्टार्क्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, बेस पेयर क्या होते हैं, तो सब कुछ हम समझेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है, कैसे बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड बना लिया, अब इनको जोड़ना है सिंपली। तो चलिए देखते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन।
तो ये तो आपको पता होगा कि डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। डीएनए जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, यूकैरियोट्स में जैसे हमारी सेल है यूकैरियोट्स की, तो इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, किसमें? यूकैरियोट्स में। ओके, एंड जो प्रोकैरियोट्स होते हैं तो ये जैसे उनकी सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो वहां पे कुछ इस तरीके का उनका डीएनए पाया जाता है। ओके, तो ये जो रीजन होता है जहां पे डीएनए प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं, उस रीजन को जहां पे डीएनए प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, उस रीजन को। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये तो सबको पता ही होगा, आई होप। चलिए अब हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनाते हैं। देखो, जैसे हम पहले एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड में हमें क्या देखना है? शुगर, ठीक है, शुगर कौन से ले रहे हैं? डीऑक्सीराइबो शुगर ले रहे हैं, क्योंकि हम डीएनए बना रहे हैं, ठीक है। तो वो डिफर कैसे करती है कि सेकंड जो कार्बन होता है वहां पे OH नहीं प्रेजेंट होता है डीऑक्सीराइबो शुगर में। तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा अब तक। अब देखो, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड H2OH, ये कार्बन नंबर 5 ठीक है। इस तरीके से कार्बन होती हैं। यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है, H, यहाँ पे OH एंड ये H। ओके, तो ये क्या था? शुगर। इसके साथ जब हम क्या करते हैं, इसके फर्स्ट कार्बन पे हम क्या जोड़ देते हैं? कोई भी बेस, नाइट्रोजनस बेस जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है? ये न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पे जैसे मैंने प्यूरिन्स कौन से होते हैं? AG, एडेनिन ग्वानिन, ये भी मैं यहाँ पे जोड़ सकती हूँ। ओके, एंड पिरामिडिन्स कौन से होते हैं? कट, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। तो यूरेसिल हम जोड़ेंगे नहीं, क्या जोड़ सकते हैं यहाँ पे? क्या कनेक्ट कर सकते हैं? या तो हम पायरिमिडिन्स में CUT, या तो साइटोसिन जोड़ सकते हैं, या फिर थायमिन। ओके, तो कुछ भी यहाँ पे हम नाइट्रोजनस बेस जोड़ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एडेनिन यहाँ पे जोड़ दिया, एडेनिन। तो एडेनिन कैसे जुड़ता है? तो मैं नॉर्मल से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इस तरीके से एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना रही, लेकिन आपको इतना पता हो जाएगा कि कौन सी नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ने वाली है। ये क्या है? एडेनिन है, एडेनिन। ओके, तो यहां से ये नाइट्रोजन 9th नाइट्रोजन है, एंड जो कार्बन फर्स्ट है इसकी शुगर की, ये आपस में मिलके बॉन्ड बना लेती है, जिसको क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे जो फिफ्थ जो कार्बन है, यहाँ पे क्या जुड़ता है? यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप हम ऐड करते हैं, तो ये फॉस्फोरिक एसिड है। P, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है तो वो प्लीज जो प्रीवियस लेक्चर है उसको देखिए, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसमें से ये एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड, एंड ये क्या है? अल्कोहल। तो यहां से वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा इस तरीके से, एंड मैं -H2 कर देती हूँ। यहाँ पे भी वाटर निकला था, -H2। तो कैसे ऐड हो जाएगा ये, मैं साफ करके आपको बताती हूँ। जैसे इस तरीके से, ठीक है। तो इनके बीच ये बॉन्ड बन गया, शुगर एंड पहला फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, इसके बीच जो बॉन्डिंग हुई है इसको हम क्या बोल रहे हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड था? N
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे अगर आपको और फॉस्फेट जोड़ने हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता चला जाएगा? एनहाइड्राइड। ठीक है, फॉस्फो एनहाइड्राइड। तो चलिए अब हमें क्या करना है, ये हमें फॉस्फेट रखना है, तो आपको ये इतना याद रखना पड़ेगा कि जो फिफ्थ जो कार्बन है उसका जो 5 प्राइम है, मतलब 5 डैश ये जो प्रेजेंट है कार्बन, यहाँ पे हमेशा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। इसकी जो पहली कार्बन होती है शुगर की, इसके फर्स्ट कार्बन पे क्या ऐड होता है? नाइट्रोजनस बेसिस ऐड होते हैं। इसमें भी अगर प्यूरिन्स हैं तो वो कौन से? 9th कार्बन 9th नाइट्रोजन जो होगी 9th नंबर की वो ऐड होगी। ठीक है, अगर पैरामिडिन्स हैं तो उसकी जो फर्स्ट कार्बन सॉरी नाइट्रोजन इस तरीके से ये फर्स्ट है, तो अगर पिरिमिडिन है तो ये इसकी क्या जुड़ेगी? फर्स्ट नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड होती है कार्बन नंबर 1 से। इतना क्लियर है? अब हमें क्या करना है, हमने एक न्यूक्लियोटाइड बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है, तो एक और इसी तरीके से हम बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने एक और, अब मैं थोड़ा सिंपल तरीके से बना देती हूं, जैसे ये ऐसे स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर ली। क्या है? एडेनिन, सॉरी यहां पे जैसे मैंने ले लिया गुआनिन, गुआनिन। ओके, ये भी नाइट्रोजन स्पेस है। इस तरीके से मैं दिखा रही हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहां से हम क्या कनेक्ट करेंगे, अब देखिए समझना आपको यहां पे पड़ेगा CH2O, यही सेम मैं यहां पे बना रही हूं, O P डबल बॉन्ड O OH एंड OH। तो देखिए देखते हैं किस तरीके से हमें इनको जोड़ना है। तो जो कार्बन नंबर 3 है, ठीक है, मैंने कल भी बताया था कि जब जो शुगर की जो कार्बन नंबर 3 है यहाँ पे OH प्रेजेंट है, एंड इसमें जो नीचे वाला जो है सेम जो न्यूक्लियोटाइड, मतलब नीचे जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उसका जो फॉस्फेट जो ग्रुप जहाँ पे जुड़ा हुआ है तो वहां से हाइड्रोजन निकलेगा, एंड ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। तो कैसे, मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख देती हूँ। तो अब क्या होगा, यहां से वाटर निकल जाएगा ऐसे, ये -H2 में लिख देती हूं। ओके, अब इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहां पे ऑक्सीजन बचा था O, एंड ये बन गया। तो एक देखिए आप यहाँ पे एक CH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, समझ में आ रहा है? CH2 होगा, CH प्रेजेंट होगा, एंड ये जो CH2 है कौन से एंड का? इसका तो 5 डैश होगा। देखिए इस चीज को आप अच्छे से समझिए, ये 5 डैश है, इसके लिए क्या था? 3 डैश। तो इन दोनों के बीच में ये बॉन्डिंग हो गई, देखिए जरा ये वाली बॉन्डिंग हो गई। तो ये दो बॉन्ड बन गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक एस्टर बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ये एस्टर बॉन्ड है, जैसे कि CH2OP, ये एस्टर बॉन्ड है, एसिड एंड अल्कोहल के बीच में बना है, तो ये एसिड एंड अल्कोहल यहाँ पे OH था उसके बीच में एक एस्टर बॉन्ड बन गया। एक पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। दो एस्टर बॉन्ड बने हैं तो फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड यहाँ पे बन गया। तो ये बॉन्ड आपको याद रखनी है, कौन सा है ये बॉन्ड? ये बॉन्ड फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? देखिए 3 to 5 यहां से एंड इसके 5 के साथ, जो दूसरी वाले न्यूक्लियोटाइड है उसके 5 के साथ, तो 3 to 5।
ठीक है, मतलब 3 कार्बन से यहाँ पे जो 5 कार्बन है इस तरीके से ये बना है। क्लियर हुआ किस तरीके से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। एक और बना के देखते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसी तरीके से मैं सेम बना लेती हूं, आप भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करिए। यहाँ पे जैसे एडेनिन गुआनिन, तो मैं अब की बार थायमिन ले लेती हूँ। ठीक है, ये थायमिन है। वन टू थ्री 4 CH2, ये क्या है 5 डैश। तो यहाँ पे सेम P डबल बॉन्ड O H OH, ये एक यूनिट मैंने लिख ली। यहाँ पे OH प्रेजेंट है, दिखाई दे रहा है आपको। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, ये 3 डैश है, 3 डैश पे OH प्रेजेंट होगा। तो अब देखो किस तरीके से निकलेगा, सेम इसी तरीके से हम इसमें भी निकाल देंगे। इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ फिर से ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये OH एल्कोहलिक OH एंड जो एसिड है उसका H, ये निकलेगा -H2। ओके, अब इनको जोड़ देते हैं। इस कार्बन से ये जुड़ गया POC। ठीक है, POC मतलब समझ में आ रहा है, 2 बॉन्ड यहां पे भी बन गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोस्फो डाइएस्टर बॉन्डिंग। कैसे हुई है ये भी, ये 3 डैश था इसका एंड ये इसका 5 डैश, 3 डैश टू 5 डैश। ओके, तो ये फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से इस तरीके से जुड़ता चला जाएगा। तो ये हमने एक बैकबोन बना ली। ठीक है, ये क्या है, एक बैकबोन है किसकी, फॉस्फेट प्लस शुगर, इसकी क्या बनी है, बैकबोन ऑफ डीएनए। आपसे पूछा भी जा सकता है कि बैकबोन ऑफ डीएनए किसको बोलते हैं, तो आप बता सकते हैं फॉस्फेट शुगर, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट मिलके क्या बनाते हैं, बैकबोन बना लेते हैं। अब इनसे प्रोजेक्टेड इनसाइड होते क्या, नाइट्रोजनस बेसिस, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजनस जो बेसिस होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। तो एक चेन हमने बना ली है इस तरीके से, ये वाली चेन हमने बना ली, इसके ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, मतलब ये किससे जुड़े हुए हैं, इनके बीच में जो लिंकेज है ये क्या है, फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो अगर आपसे पूछे कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, या फिर इस तरीके से पूछा जाए कि न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, तो आप बोलेंगे फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, या फिर फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है। किस तरीके से, 3 डैश टू 5 डैश। क्लियर है, 3 डैश टू 5 डैश, इस तरीके से ये लिंकेज होती है। तो अगर आप एक चेन को देखते हैं तो यहाँ पे 5 जो इसका प्राइम है, 5 डैश जो है वहां से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, एंड जो इसका 3 डैश है वहां पे आपको OH मिलेगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हमें इनको आपस में कैसे जोड़ना है, मतलब क्या करना है, इस तरीके की चेन बनानी है। तो एक तरफ और भी हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी साइड में भी इसी तरीके से चेन बनानी पड़ेगी। लेकिन इसमें क्या होता है, ये अगर 5 डैश टू 3 डैश है, ये वाली 3 डैश है, तो जो दूसरी वाली जो चेन बनेगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की वो होगी 3 डैश टू 5 डैश। ठीक है, ये क्या होती है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है इनकी। एंटी पैरेलल पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि अगर एक का 5 डैश यहाँ पे प्रेजेंट है तो उससे दूसरा एंटी, दूसरी साइड में जो चेन होगी उसका 3 डैश मिलेगा। अगर यहाँ पे 3 डैश है तो इसका 5 डैश यहाँ पे मिलेगा। समझ पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर एक का सर यहाँ पे है तो दूसरे के पैर होंगे इधर। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप। ये एक का सर तो दूसरे के पैर, एक के पैर तो दूसरे का सर। ओके, किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं। एंटी पैरेलल पोलैरिटी इनकी होती है। क्लियर है। अब देखो, अब हम जोड़ के देखते हैं। दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मैं इसी तरीके से बनाऊंगी, लेकिन क्या होगा, हमने क्या बोला कि एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, तो जो हमें शुगर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं शुगर, उसको हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए,
तरीके से फर्स्ट पे क्या होता है, फर्स्ट पे हमेशा नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, तो मैं यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस को जोड़ लेती हूँ। जैसे ए है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है, टी आएगा, जिसमें डबल रिंग है, इसलिए इसका मतलब ये है कि डबल रिंग, आपको समझ में आ रहा है, ओके। तो ये टी इससे जुड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, एंड ये हो गया CH2 5 डैश। यहाँ पे क्या था, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, P डबल बॉन्ड O OH OH, इस तरीके से था, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरी मैं यूनिट बना लेती हूँ। ये इसका 3 डैश पे OH प्रेजेंट होगा, ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। दूसरी यूनिट में इसी तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड मैंने बना दिया, अब दूसरा भी मुझे इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ दूसरा भी। देखिए टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं एक एक करके ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ। ये क्या है, G है, तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजनस बेस क्या लेना है, C साइटोसिन, ओके। G का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, साइटोसिन। तो यहाँ पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड CH2 H2O P डबल बॉन्ड O OH OH, ठीक है, ये हो गया 5 डैश। इसी तरीके से एक और बना लेते हैं, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, एडेनिन है, सॉरी थायमिन है, तो यहाँ पे एडेनिन। ये 1 2 3 4 एंड C 5 डैश, ये डैश लगा लीजिए, ओके। यहाँ पे CH2O P डबल बॉन्ड O OH OH, इस तरीके से है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको हम फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड से जोड़ना है, बस इतना ही करना है, तो आप सीख गए होंगे अब तक। हमें क्या करना है, यहाँ से हमने लिया 3 डैश पे हमारे पास OH प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है 3 डैश पे, यहाँ से OH एंड यहाँ से H चला गया, यहाँ से OH एंड यहाँ से H, ये निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं निकाल के दिखा देती हूँ, -S2O -S2O, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये क्या बॉन्ड बन गया, CH2OP फॉस्फोएस्टर CHOP फॉस्फोएस्टर, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, समझ में आ गया, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड या फिर लिंकेज, ठीक है, फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज आप लिख लीजिएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे एंड कहाँ पे हो रहा है, 5 डैश पे, इतना याद रखिए, ये एंटी पैरेलल है ना, तो यहाँ पे 5 डैश पे एंड हो रहा है इस चेन का, एंड शुरुआत क्या हो रही थी 3 डैश से, जहाँ पे OH प्रेजेंट होता है, ओके। तो इसमें क्या है, किस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला जो न्यूक्लियोटाइड है उसका 5 डैश प्रेजेंट है, ठीक है, वो किससे जुड़ा है, 3 डैश से। तो यहाँ पे जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है वो अच्छे से देखिए किस तरीके से बन रहा है, 5 डैश टू 3 डैश, समझ में आया। यहाँ पे क्या था, 3 डैश टू 5 डैश, ओके, समझ गए। अब हमें सिंपली क्या करना है, इनको जोड़ देना है, ठीक है, इनको हमें जोड़ देना है। तो जो A है वो T से जुड़ेगा, एडेनिन एंड थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड नहीं, मैं बार बार बोल रही हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं, 2% है, ठीक है। जो ग्वानिन है वो साइटोसिन से जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, 3% है।
इसी तरीके से इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस तरीके से ये जुड़ जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो कितने बॉन्ड हो गए, यहां पे आपके पास फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हो गया, ठीक है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड 1। आप एक अलग से लिख लीजिए बॉन्ड, तो उसमें आप पहला लिख लीजिए फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कहां पे बनता है, जो 5th कार्बन है उसके बीच में 5th जो कार्बन है शुगर की, उसके ऊपर जो बॉन्ड बनता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। उसके बाद देखिए जो 3' प्रेजेंट है, 3 कार्बन है, कार्बन नंबर 3 इसी की, उसके बीच में मतलब आप बोल सकते हैं 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है तो क्या होगी, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने हो गए यहाँ पे, 1 2। अगर हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो उनके बीच में 2 क्या हो जाएंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग होगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं, 3 के बीच में 2 होगी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये चीज समझ पा रहे हैं। इस पे भी क्वेश्चन आता है, जैसे आपको न्यूक्लियोटाइड के नंबर दे दिए, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर दे दिए एंड उसमें पूछा गया कि कितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होंगे। जैसे मैंने अभी बोला कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनके बीच में कितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होंगे, तो आपको पता है कि 2 होंगे तभी तो एक बीच में बॉन्ड बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है 2 के बीच में 1 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बन गया 2 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, अगर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड पूछे तो क्या हो जाएगा, 2 and 2 4, और एक बीच में अगर पूछा जाए तो 4 बॉन्ड्स इसमें बन जाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है, इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। इनके बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है, मतलब इनके बीच में जो लिंकेज होती है वो N9C1 होती है, N1C1 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग, ये समझ पा रहे हैं। जो ग्वानिन है ये क्या है, pyrimidine है, तो इसका N1 प्रेजेंट होगा यहाँ पे, इसका क्या था N9, तो इसके बीच में बॉन्डिंग समझ में आ गई, ये कार्बन नंबर 1 है तो इसको हमने ये नाम दिया। ओके, यहाँ पे OH बचता है, अगर ये हमारी चेन है 5' to 3' पे, तो 5' पे क्या जुड़ गया, फॉस्फेट, 3' पे OH बचता है। इसमें भी अगर हम देखें तो 5' पे क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट, एंड 3' पे क्या प्रेजेंट है, 3' जो एंड है उस पे OH। क्लियर है। एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन एंड थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एंड ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम देखें कि किसी डीएनए की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें GC ज्यादा होंगे, मतलब ग्वानिन साइटोसिन जो मतलब ये क्या हो गया, एक बेस पेयर हो गया, ये पेयर नहीं हो गया, ये क्या हो गए, पेयर हो गए, बेस पेयर, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अगर हम सिंगल सिंगल बात करें तो इसमें पेयर कितने हो गए, ये इस तरीके से पेयर बन गया। तो क्या होंगे, जिसमें जो GC ये जो बेस पेयर है ग्वानिन साइटोसिन, उसके नंबर जितने ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उस डीएनए की उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से ये एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। ठीक है, ग्वानिन साइटोसिन के 3 हाथों से, ये समझिए 3 हाथों से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। एडेनिन एंड थायमिन 2 हाथों से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। ठीक है, हमेशा जहां पे एडेनिन होगा दूसरी साइड में क्या होगा, थायमिन होगा ही होगा। अगर थायमिन प्रेजेंट है इधर तो दूसरी साइड में उसको पकड़ने के लिए एडेनिन होगा ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर ग्वानिन प्रेजेंट है तो साइटोसिन दूसरी चेन में होगा ही होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री है ये इसके बिना नहीं रह सकता, ये इसके बिना नहीं रह सकता। ठीक है, और इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ठीक है, समझ में आ गया, इसमें और कुछ बचा नहीं है। आई थिंक सब कुछ आपको समझ में आ गया है किस तरीके से ये बनते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं, थोड़ी सी इसकी डिटेल जान लेते हैं और साथ ही साथ हम देख लेते हैं कि जो डिस्कवरी हुई थी डीएनए की वो किस तरीके से हुई थी। तो शुरुआत में हम चलते हैं, तो अब हम देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ डीएनए। ठीक है, कि डीएनए को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया एंड बाद में जो डबल हेलिक्स मॉडल हम पढ़ते हैं तो वो किसने दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखने हैं। चलिए देखते हैं। पहला अगर हम बात करें तो 1869 में मिशर ने क्या किया था, न्यूक्लियस के अंदर
एक सब्सटेंस को देखा था जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन, ठीक है, एसिडिक सब्सटेंस इन न्यूक्लियस, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लिन, ठीक है, याद रखना है क्या नाम दिया, न्यूक्लिन। किसने दिया, मिशर ने 1869 में। एसिडिक सब्सटेंस है जिसको क्या नाम दिया इन्होंने, न्यूक्लिन। ओके, अब जो दूसरे साइंटिस्ट आगे हम बात करते हैं। देखिए इस टाइम तक क्या था कि जो डीएनए था उसको पूरी तरीके से निकाला नहीं जा सकता था, मतलब कंप्लीट डीएनए नहीं निकाल सकते। उस टाइम में इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी जिसकी वजह से कि कंप्लीट डीएनए को निकाल के देखा जा सके। आप सोचिए सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस बहुत छोटा है एंड इसके अंदर जो डीएनए है वो बहुत बड़ा है, तो इंटैक्ट फॉर्म में उसको निकाल नहीं सकते। देखिए जो डीएनए है वो काफी लॉन्ग है, न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, उसमें से उसको निकालना, तो उस तरीके की जो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स थी वो उस टाइम में प्रेजेंट नहीं थी, मतलब पूरी तरीके से डीएनए को बाहर निकाल के नहीं देखा जा सका, ठीक है। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट हुए। देखिए आप ना एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, मेरे लेक्चर को देखने के बाद आप एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें बिल्कुल कंसाइज वे में दिया हुआ है, तो हमने उसको खोल के थोड़ा सा बताया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको वो समझ में आ सके, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये एनसीईआरटी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसमें से ही डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी इसी की लाइन उठा के दे दी जाती है, तो प्लीज उसको जरूर पढ़ना, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो दूसरे साइंटिस्ट हुए जिनको हम बोलते हैं विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किंस फ्रैंकलिन ने क्या किया, इन्होंने किया था एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी। ओके, मतलब इन्होंने एक्स रेज डाली किसके ऊपर, कि जो इन्होंने डीएनए लिया, ठीक है, जैसे कि इन्होंने डीएनए लिया, डीएनए के ऊपर एक्स रेज डाली एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया, डीएनए की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, डीएनए पिक्चर बोल सकते हैं, इन्होंने देखी किसकी हेल्प से, एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प से, एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो पूछा जा सकता है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने दिया था, ठीक है, तो क्या नाम बताएंगे आप, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने दिया था, राइट। किसके ऊपर, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की थी, उन्होंने पिक्चर को देख लिया था। अब देखिए एक साइंटिस्ट हुए, अब देखिए जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हुए क्या थे, चारगाफ। इन्होंने, देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि चारगाफ रूल क्या है, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो इन्होंने क्या बताया कि द अमाउंट ऑफ एडेनिन टू थायमिन रेशियो and guanine to cytosine ratio is equal to 1 or constant। देखिए एक्सरे डिफ्रैक्शन के नाम से भी आ सकता है इसमें, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या फिर हम बोल सकते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उन्होंने इसी के बेसिस पे क्या किया था, डीएनए की पिक्चर देखी थी, फोटो देख ली थी, ठीक है, किसने, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने, बट कुछ डेटा वो नहीं बता पाए। ओके, उसके बाद चारगाफ ने क्या बताया कि जो अमाउंट ऑफ एडेनिन है, अमाउंट ऑफ एडेनिन वो किसके इक्वल होगा, थायमिन के, समझ पा रहे इस चीज को, एंड जो गुआनिन है वो साइटोसिन के इक्वल होगा, इक्वल है,
ठीक है, इसके इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रेशियो जो है एडेनिन टू थायमिन एंड गुआनिन टू साइटोसिन इज इक्वल टू 1, ठीक है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, A प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। मतलब इनका रेशियो 1 आना चाहिए। G है ये, G प्लस सी, ये कांस्टेंट एंड 1 आना चाहिए। जब ये अमाउंट इसके इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपने आप ही हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला कि जहां पे एडेनिन आएगा तो वो किससे जुड़ेगा, थायमिन से जुड़ेगा। अगर थायमिन आ गया इस साइड में, जैसे ये चेन है, अगर क्या है थायमिन आ गया तो यहाँ पे साइटोसिन एडेनिन आएगा, ओके। अगर ग्वानिन आता है इधर तो इधर क्या आना ही आना है, साइटोसिन आएगा। यहाँ पे अगर सी है तो यहाँ पे जी आना ही आना है। इसका मतलब क्या हुआ कि एडेनिन एंड ग्वानिन का रेशो एंड एडेनिन थायमिन रेशो एंड ग्वानिन साइटोसिन रेशो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इक्वल टू 1, ठीक है, 1 के बराबर होगा। मतलब ये रेशो हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन इन्होंने किसके लिए ये बात बताई थी, ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होती है, डीएनए के लिए, क्योंकि आरएनए के लिए काम नहीं करेगी। क्योंकि देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ये जैसे डीएनए है, ओके। तो इसमें क्या होता है, डीएनए के अंदर जैसे ए टी ऐसे जुड़े हैं, जी सी ऐसे जुड़े हैं, तो इनके बीच क्या है, 2 चेन है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, 2 है। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनमें, ठीक है। कैसी बॉन्डिंग होती है, इंटर मोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, किन के बीच में, 2 न्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में ही तो होती है, ये पेयरिंग इसी तरीके से तो होती है। बट जो आरएनए है, ठीक है, आरएनए में क्या है, जैसे ये इसका 5' एंड है, ये इसका 3' एंड 3' 5', इस तरीके से। तो ये तो 2 के बीच में होती है, लेकिन जैसे हमने आरएनए को, ये एक ही स्ट्रैंड है, ये 5' एंड ये 3', तो इसके बीच में मतलब एक ही न्यूक्लियोटाइड चेन है, इसी के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जी सी से, इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही के बीच में, एक ही न्यूक्लियोटाइड जो चेन है उसके बीच में इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, समझ पा रहे हैं। तो इसके बीच में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आरएनए में, तो उसके लिए ये इक्वल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल फॉर आरएनए। आरएनए के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, चारगाफ रूल, ठीक है, ओके। अब यहीं से एक आता है बेस रेशियो, ठीक है। बेस रेशियो वो मैं आपको बताती हूँ, एक बार इसको क्लीन कर देती हूँ। बेस रेशियो क्या है, तो बेस रेशियो के अकॉर्डिंग अभी तक तो हमने बात की AT प्लस GC इज इक्वल टू 1, ये क्या था, चारगाफ के अकॉर्डिंग। बट अगर हम इस तरीके से कर दें, A प्लस T अपॉन G प्लस C इज नॉट इक्वल टू 1, ये क्या है, बेस रेशियो है। मतलब क्या हुआ कि एडेनिन एंड थायमिन के बीच में क्या होता है, डबल नहीं सॉरी 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं। G एंड C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, जिसमें गुआनिन साइटोसिन ज्यादा प्रेजेंट होंगे जिस डीएनए के अंदर, तो वो ही डीएनए ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हम देख सकते हैं कि इनका रेशो, अगर हम AT एंड GC का रेशियो देखते हैं तो कभी भी 1 के इक्वल तो नहीं आएगा। इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें 3 होती हैं। तो ये होता है बेस रेशियो, ठीक है। ये चारगाफ ने दिया था, ये वाला ये चारगाफ ने नहीं दिया था,
ओके, अब नेक्स्ट चारगाफ के बाद हम किसकी बात करते हैं, यहां पे आ गया था चारगाफ रूल। ओके, देन क्या डिस्कवर हुआ, देखिए जो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू क्या बताया था, डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था, उसी तरीके से स्ट्रक्चर नहीं बोल उसकी पिक्चर दी थी, उसी के बेसिस पे किन्होंने, देखिए दो साइंटिस्ट हुए, वॉटसन एंड क्रिक, इन दोनों ने क्या किया, इसी से क्या लिया, थोड़ा नॉलेज लिया, सीखा, एंड देन इन्होंने बता दिया 1953 में क्या बताया, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दे दिया एंड उन्होंने डीएनए के बारे में बहुत ही डिटेल में सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो इसके कुछ फीचर्स हैं, जो साइलेंट फीचर्स हैं उनको हमें देखना है, जो डिटेल है डीएनए की वो भी हमें जान लेनी है। तो अगर पूछा जाए डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने, किसके बेसिस पे दिया था, देखिए इसमें 2-3 लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, तो बहुत कंफ्यूज करने वाली हैं। किसके डेटा को इन्होंने यूज किया, एक तरीके से किसकी जो हम बोल सकते हैं थिंकिंग को यूज किया, किसके काम को यूज किया, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन के समझ लीजिए इनकी नॉलेज को इन्होंने यूज करके एंड अपना एक मॉडल दे दिया जिसको बोला डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक ने। ओके, 1953 में। ठीक है, तो डीएनए डबल हेलिक्स का मतलब समझ पा रहे हैं, डबल हेलिक्स मतलब 2 हेलिक्स, इस तरीके से। तो जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स है, इसका मॉडल दिया था किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने। तो चलिए देख लेते हैं इसके कुछ फीचर्स होते हैं एंड देन हम समझते हैं कि इसकी कुछ डिटेल्स भी हम जानेंगे डीएनए की कि वो क्या है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ फीचर्स जो कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में बताए गए हैं। तो ये मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिए हुए हैं एंड आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से आपको क्लियर कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं। डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है, ये आप सबको पता है। इस तरीके से 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। ठीक है, अब क्या है, ईच चेन हैव शुगर फॉस्फेट बैकबोन। मैंने पहले ही बोल दिया था कि शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, इस तरीके से ये बैकबोन होती है, शुगर फॉस्फेट। ठीक है, समझ पा रहे हैं, जो हमने न्यूक्लियोटाइड्स में बात की थी, शुगर फॉस्फेट, ये तो इसकी बैकबोन बनाती है, जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं हेलिक्स, ये बनाती है। एंड नाइट्रोजिनस बेसिस, जो नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं वो प्रोजेक्टेड इनसाइड, अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ए टी जी सी सी जी कुछ भी, ठीक है, ए टी, इस तरीके से ये होते हैं क्या, नाइट्रोजिनस बेसिस अंदर की तरफ। ओके, ये ऐसे होता है। अब क्या बताया गया है, ये पॉइंट क्लियर है। पहला तो कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं एंड क्या होता है, सेकंड पॉइंट, 2 न्यूक्लियोटाइड चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंटी पैरेलल पोलैरिटी का क्या मतलब है वो समझिए। जैसे अगर ये जो एंड है हमारा, ये जो चेन है ये मिलके बनी है जैसे कि 5' to 3', ठीक है, तो ये जो दूसरी वाली होगी वो क्या होगी, 3' to 5'। समझ पा रहे इस चीज को कि एक अगर इस तरीके से 5' to 3' है तो दूसरी वाली जो इसके साथ में जो दिखाई गई है चेन वो क्या होगी, 3' to 5'। ये हमने पहले समझ लिया था। तो इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी। पैरेलल तो ये हैं, ये इस तरीके से ये कहीं भी कट नहीं कर रही है, जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसे कट नहीं कर रही है। आप इस पिक्चर को देखिए, कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से घुमा हुआ है। तो जैसे ये दोनों हैं साथ साथ, बट अगर इनको इस तरीके से घुमा दिया जाए, ठीक है, तो आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कट हो रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से है, ये पैरेलल हैं पर इस तरीके से राइट हैंडेड
कॉइल हैं, मतलब इस तरीके से जो सीढ़ियां होती हैं ऐसे घूमे हुए हैं। तो जो सीढ़ियां होती है तो क्या आपस में काट देती हैं, ये दोनों ही जैसे दोनों साइड में उसको पकड़ के रेलिंग्स होती हैं तो पकड़ के चलने का है, मान लीजिए ये सीढ़ियां हैं इस तरीके से, तो दोनों कभी भी मिलते नहीं है ना, वो ऐसे घूम रही हैं। तो अगर हम नीचे से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कट रहा हो बीच में। तो इस तरीके से ये कॉइल्स हैं, ये आपको कटे हुए नहीं है, ये पैरेलल हैं, बट इस तरीके से ये घूमा हुआ है राइट हैंडेड, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये कटे हुए हैं। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। तो ये राइट हैंडेड कॉइल है, मतलब राइट साइड में इस तरीके से ये घूमा हुआ है, कॉइल्ड है, टर्न्ड है इसके अंदर इस तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या बोला, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, समझ गए। एक अगर 5 डैश होगा तो दूसरा क्या होगा 3 डैश। पिक्चर को आपने देख लिया, जैसे कि सीढ़ियां होती हैं, लोहे की सीढ़ियां होती है ना, इस तरीके से वो घुमावदार। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, बेसिस आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू पेयर होते हैं, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये एडेनिन, थायमीन, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये पेयर्ड होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आपको पता है कि एडेनिन एंड थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो देखिए ये जो बॉन्डिंग होती है इसकी वजह से क्या होता है, एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है किसके अंदर, जो चेन है, मतलब एक दूसरे से पैरेलल रहे, ताकि अगर ये इनके बीच ये स्टेबिलिटी नहीं होगी, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होंगे, तो ये लचीला होगा, कहीं से भी मुड़ सकता है, मतलब पैरेलल नहीं रहेगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को, बिल्कुल पैरेलल कब रहेगा, जब इनके बीच ये स्टेबिलिटी प्रेजेंट हो। वो स्टेबिलिटी रहती है, एक हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के डिस्टेंस को, मतलब ये जो डायमीटर है इसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो इसका डायमीटर अराउंड होता है कितना, 2 nm। ठीक है, 2 नैनोमीटर के अराउंड इसका डायमीटर होता है, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड चेन दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन से अराउंड 2 नैनोमीटर दूर होती है। तो इसका डायमीटर अगर पूछा जाए तो ये डिटेल सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एनसीईआरटी की बुक में जो भी डेटा दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इनके बीच में ये प्यूरिन, एक और बात बताई गई है कि जब भी प्यूरिन होगी तो वहां पे पिरिमिडिन होगी ही होगी। तो ये जैसे हमारे पास प्यूरिन है एडेनिन, ठीक है, ये पिरिमिडिन है थायमिन, तो ये दोनों साथ में होंगी, मतलब एक बार एडेनिन आ गया तो उसके साथ थायमिन आएगा ही आएगा, ये हमें ऑटोमेटिक सोच लेना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ग्वानिन आ गया तो उसके ऑपोजिट में साइटोसिन होगा ही होगा, जो कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से उसके साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई भी 2 फ्रेंड होते हैं, ठीक है, 2 फ्रेंड होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि अगर वो वहां पे प्रेजेंट है तो दूसरा भी वहां पे होगा ही होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। जैसे कोई टीचर है वो बोलता है कि अरे वो तो वहां पे घूम रहा है, तो वो बोलेंगे अगर वो वहां है तो जो दूसरा XY जो भी है वो भी वहां पे होगा ही होगा। ठीक है, किसी की दोस्ती इतनी अच्छी होती है, तो इसी वजह से वो स्टेबिलिटी बनती है कि अगर प्यूरिन प्रेजेंट है एक स्ट्रैंड में, समझ रहे हो, एक जो चेन है इसमें, तो दूसरी जो स्ट्रैंड होगा हमारा, सॉरी, जो दूसरी जो चेन होगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो उसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री, उसके ऑपोजिट में पिरिमिडिन होगा ही होगा। तो ये क्या देती है, एक स्टेबिलिटी देती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। जिस तरीके से ये क्या है, ग्वानिन, AG क्या बताया था मैंने, प्यूरिन है, तो ये प्यूरिन, ये पिरिमिडिन। ठीक है, तो जहां पे प्यूरिन एंड पिरिमिडिन होते हैं तो क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, राइट। अब हम देखते हैं 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। मैंने बता दिया पहले ये कि ये राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होते हैं, इस तरीके से, मतलब घूमे हुए हैं। आप दोबारा से इस पिक्चर को देखिए, ये किस तरीके से हैं, राइट हैंडेड फैशन में ये कॉइल होते हैं। पिच ऑफ हेलिक्स, अब पिच ऑफ हेलिक्स इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिच ऑफ हेलिक्स क्या है, 3.4 नैनोमीटर। पिच का क्या मतलब है, जैसे कि एक तो ये जो ग्रूव होती है, मतलब एक जो कॉइल है, ठीक है, जैसे हमने लिया यहां से और यहां तक, ठीक है, तो ये एक पूरा टर्न हो गया, कॉइल हो गया, 1 टर्न 1 कॉइल इक्वल है ये बात। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि इसकी 3.4 नैनोमीटर इसकी लेंथ होती है। इसकी लेंथ क्या है, दूसरे नेक्स्ट पे मैं आपको बना के दिखाऊंगी, एक बार इनको समझ लीजिए। वो होती है 3.4 नैनोमीटर।
ओके 1 टर्न, इसमें बेस पेयर, ये जो पेयरिंग है ये कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। एक कॉइल के अंदर, एक टर्न के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये समझ में आ गया, जो कि क्या जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ये जो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से इसको स्टेबिलिटी मिलती है। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स हैं। अब कुछ डिटेल्स जो अभी मैंने अच्छे से यहाँ पे नहीं लिखी वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? आप इनको नोट कर लीजिए। पहली बात, इनको समझ में आ गया होगा कि 2 चेन होती है, राइट हैंडेड फैशन में होती हैं। एक क्या होता है, अगर 3 डैश है तो दूसरी 5 डैश होगी। तो इस तरीके से एंटी पैरेलल पोलैरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंटी पैरेलल पोलैरिटी कहाँ गया, ये रहा। एंटी पैरेलल पोलैरिटी क्या है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स प्रेजेंट होती है। स्टेबिलिटी क्यों मिलती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जहां पे प्यूरिन एंड प्रिमिडिन का जो रेशियो है वो बराबर होता है। मतलब जहां पे प्रिमिडिन आएगा वहां पे प्यूरिन आएगा, जहां पे प्यूरिन है वहां पे प्रिमिडिन आएगा ही आएगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स वाली बात याद रखना। 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड, ये मैंने आपको बता दिया। हेलिक्स क्या है, ये सॉरी जो कॉइल है, 1 कॉइल अगर एक बार इस तरीके से घूमा हुआ है तो एक कॉइल हो गया, 1 टर्न हो गया, ठीक है? एक बार घूम के फिर वो वापस उसी जगह पे आ जाए तो वो 1 टर्न हो गया। तो उसकी जो लेंथ होती है उसको हम पिच ऑफ डीएनए बोलते हैं। ये बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्लियर नहीं होता है। तो क्या हो गया, पिच ऑफ डीएनए, पिच ऑफ हेलिक्स क्या हो गया, वो इसकी लेंथ 3.4 नैनोमीटर होती है। उसके अंदर जो बेस पेयर होते हैं वो 10 होते हैं बेस पेयर। तो इसका मतलब 20 नाइट्रोजनस बेसिस। पेयर कैसे बनता है, जब 2 नाइट्रोजनस बेसिस मिल जाते हैं, प्यूरिन एंड प्रिमिडिन, तब बनता है, ठीक है? क्लियर है? तो चलिए एक बार मैं इसको लिख के आपको दिखा देती हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये मॉडल आपको याद रखना है। किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में। तो एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, पिक्चर भी देख लीजिए, मैं साथ में लगा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए, इस तरीके से ये राइट हैंडेड फैशन में होता है, राइट हैंडेड कॉइल होता है, ठीक है? इस तरीके से। अब ये तो समझ में आ गई, पहला ही पॉइंट है। ये अगर 5 डेज है तो ये दूसरी वाली जो चेन होगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की वो 3 डैश होगी, जो कहां पे एंड होगी, 5 डैश पे। ओके, तो ये क्या शो करती है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंटी मींस ऑपोजिट, पैरेलल मींस दोनों पैरेलल हैं। ये पोलैरिटी को शो करेगी, किस तरीके की पोलैरिटी, एंटी पैरेलल। एक अगर 5 है तो दूसरा 3 होगा, ठीक है? 2 पॉइंट क्लियर हो गए। राइट हैंडेड कॉइल है, ये भी आपको पता चल गया। शुगर फॉस्फेट, इस तरीके से शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इस तरीके से ये बैकबोन बनाते हैं एंड नाइट्रोजिनस बेसिस यहां पे ऐड होते हैं, ठीक है? नाइट्रोजिनस बेसिस यहां पे ऐड होते हैं। तो जैसे कि ये हमने लिया A, C, A, G, T, ठीक है? इसी तरीके से तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हम बता सकते हैं या नहीं बता सकते। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है, याद रखिएगा, हॉलमार्क। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हॉलमार्क क्या है, इसका डबल हेलिक्स का, वो बताना है आपको। हॉलमार्क का मतलब होता है कि जैसे कि किसी से कोई हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है? तो उसके फायदे क्या है, एक तरीके से वो बताना है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये क्या है, अगर ए के साथ में जी ए है, ए प्रेजेंट है एक स्ट्रैंड में, तो हम दूसरे का प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अपने आप कर सकते हैं, ठीक है? तो ए है तो हमें पता है यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है टी, ठीक है? बॉन्डिंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर यहाँ पे सी प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या आने वाला है, जी, ठीक है? बॉन्डिंग 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ए है तो टी, जी है तो सी, टी है तो ए। समझ पा रहे हैं इस चीज को? एंड इस तरीके से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसका हॉलमार्क क्या है कि न्यूक्लियोटाइड्स, पहला पॉइंट, if nucleotides, sorry, if nitrogenous bases of one nucleotide chain
is given, then we can predict complementary nitrogenous bases of other न्यूक्लियोटाइड चेन। समझ पा रहे हैं? एक के अगर हमें नाइट्रोजनस बेसिस पता चल गए तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमें पता चल गया ए आएगा, ए आया है इसमें, तो जो दूसरा चेन होगी उसमें क्या होगा, टी होगा। ठीक है, क्योंकि अगर प्यूरिन है यहाँ पे तो यहाँ पे पिरिमिडिन होगा ही होगा। क्लियर है? ये हमें पता चल सकता है। दूसरा हॉलमार्क क्या है ये आप अलग से लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। दूसरा हॉलमार्क क्या है कि अगर जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो ये जैसे डीएनए है, इसका रेप्लिकेशन होता है तो ये पहले इस तरीके से खुलता है डीएनए। तो एक स्ट्रैंड से हमें, एक स्ट्रैंड पे नाइट्रोजनस बेसिस हैं जैसे ए टी जी सी, इस तरीके से हैं। तो दूसरा जो बनेगा, रेप्लिकेशन कब होता है, जब एक की कॉपी बनती है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। रेप्लिकेशन में क्या होता है, एक जैसे टेम्पलेट है तो उसका जो कॉपी वाला जेरोक्स बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, एक के हमें नाइट्रोजनस बेसिस पता होते हैं, इसके ऊपर जो कोडिंग दी हुई होती है, जो कोड्स होते हैं ये दिए हुए होते हैं, तो दूसरा हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे जी आएगा, इस तरीके से। तो ये क्या बताता है दूसरा, प्रिडिक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब किसमें हेल्प करता है ये, प्रिडिक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें भी हमारी हेल्प करता है। तो ये हॉलमार्क हो गई, मतलब इससे हमें सीखने को मिलता है कि हम कॉम्प्लीमेंट्री बता सकते हैं खुद से। ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री बता सकते हैं तो इसका मतलब जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो भी बता सकते हैं। समझ में आया? तो 2 पॉइंट है, याद करना। अब हमें क्या देखना है, देखो ये समझ में आ गया था, मैं इसको भी साफ कर देती हूँ, आप नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहा करो बीच बीच में। देखो ये हमें पता चल गया। तो अभी हमें बात करनी है कि जो वन कॉइल है, तो इस तरीके से यहां से एंड यहां तक, ये हो गया हमारा वन कॉइल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वन टर्न। वन टर्न या वन कॉइल, इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ क्या होती है, 3.4 नैनोमीटर। ओके, इसकी लेंथ ये होती है। एंड इसके अंदर ये जो बेस पेयरिंग होती है, तो कितने होते हैं बेस पेयर, इसके अंदर बेस पेयर होते हैं 10 बेस पेयर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10 बेस पेयर। ठीक है, लेंथ, ये लेंथ हो गई। इसके अंदर बेस पेयरिंग कितनी होती है, 10 बेस पेयर। मतलब 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर इज इक्वल टू 20 नाइट्रोजिनस बेसिस। हो गई कि नहीं हो गई? किसमें प्रेजेंट है, वन टर्न के अंदर। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो बेस पेयर हैं, एक पेयर दूसरा पेयर, इस तरीके से, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, वो होती है 0.34 नैनोमीटर। क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर। ठीक है, दो जो बिल्कुल एडजेसेंट, जो पास पास के जो बेस पेयर हैं, एक पेयर दो पेयर, इस तरीके से, इनके बीच में क्या होती है, डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है। ये क्लियर हुआ? लेंथ ये पता चल गई थी कितनी थी, 1 टन में इसकी लेंथ कितनी थी, लेंथ कॉइल या फिर 1 टन 3.4 नैनोमीटर। क्लियर? अब देखो इनके बीच में, जैसे कि हमने बोला कि एक ये चेन है एंड ये दूसरी चेन, तो इनके बीच जो पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, तो ये डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मतलब इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये होती है 2 नैनोमीटर।
ठीक है, 2 नैनोमीटर ये होती है इसकी डिस्टेंस। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो यहाँ पे जैसे ये एक नाइट्रोजनस बेस है, ये दूसरा है, ठीक है, तो इनके बीच में जैसे सीढ़ियां बनी होती हैं, इसी तरीके से है। एक तो ये इस तरीके से कॉइल है, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बीच में क्या लगी है, सीढ़ियां लगी हैं A2G, मतलब इस तरीके से ये बेस पेयरिंग है, ठीक है ना, यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं इस तरीके से जैसे बेस पेयरिंग है। तो इनके बीच में कितना एंगल है, एंगल कितना है, ये बिल्कुल सीधे तो स्ट्रेट है नहीं, है ना, तो इस तरीके से घुमावदार है। तो उस सीढ़ियों के बीच में, मतलब जो कॉन्सेक्यूटिव जो 2 सीढ़ियां हैं, इनके बीच में कितना एंगल बनता है, तो वो एंगल होता है, एंगल, ये जो एंगल है ये होता है 36 डिग्री, ठीक है, ये एंगल होता है 2 बेस पेयर के जो बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं ये 36 डिग्री। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ये सब समझ में आ गया होगा, आई होप आपको यही मेन था। इनके बीच में लिंकेज पता चल गई, ओके। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अब देखिए ये जो डेटा हमें मिला है, ये जो डिटेल्स मिली हैं, इनके हेल्प से हम डीएनए की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डीएनए की लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ डीएनए कैसे कैलकुलेट की जा सकती है कि जितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, बेस पेयर इनटू 0.34, तो ये हो जाएगी किसकी लेंथ, लेंथ ऑफ डीएनए। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये बेस पेयर है एंड इसकी डिस्टेंस को इससे मल्टीप्लाई कर दें, मतलब नंबर ऑफ बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर, कितने बेस पेयर प्रेजेंट हैं इनटू इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो कंप्लीट डीएनए की लेंथ हमें बता देगी, ठीक है। और एक और बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा जाता है, लेकिन देखो अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे नाइट्रोजनस बेसिस दिए हुए हैं या फिर न्यूक्लियोटाइड भी दिए हुए होते हैं, तो चलिए एक डेटा और लिख लीजिए, न्यूक्लियोटाइड, 1 न्यूक्लियोटाइड is equal to nucleotides is equal to 1 nitrogenous base, या फिर हम लिख सकते हैं 1 बेस पेयर, ठीक है। 2 न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड यहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड यहां पे प्रेजेंट होगा, इन दोनों के बीच में एक बेस पेयर है, बेस पेयर बोल रहे हैं, बेस पेयर। नाइट्रोजनस बेसिस तो 2 ही हो गए, पेयर मतलब 2 को मिला के एक बोलते हैं, तो एक बेस पेयर। तो अगर न्यूक्लियोटाइड दिए हुए हैं तो आपको बेस पेयर पता चल जाएंगे कितने हैं, तो आप डीएनए की लेंथ निकाल सकते हैं आराम से। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको मैं कल के लेक्चर में आपको कवर कराती हूं, ठीक है। तो कुछ डेटा है वो भी आप एक बार लिख लीजिए कि जो डीएनए है, हमारा जो डीएनए है उसकी लेंथ कितनी होती है। देखो जो ह्यूमन डीएनए है, ह्यूमन डीएनए की लेंथ होती है उसके अराउंड 2 मीटर, 2.2 मीटर, ठीक है। ह्यूमन डीएनए इतनी होती है। जो ई कोलाई है तो इसके अंदर बेस पेयर कितने होते हैं, अगर हम हैप्लॉइड की बात करते हैं तो इसमें होते हैं हमारे पास 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, इतने बेस पेयर मिलते हैं, ठीक है। तो हम अगर डिप्लॉयड हैं तो डिप्लॉयड की बात करें, डिप्लॉयड पे कितने हो जाएंगे 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। अगर हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ कैसे निकालते हैं, लेंथ कैसे निकालेंगे कि जो हमारे बेस पेयर हैं 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर इंटू 0.34 नैनोमीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगी लेंथ। तो ये अराउंड आती है 2 मीटर या फिर 2.2 मीटर, ओके। इसी तरीके से जो ई कोलाई है बैक्टीरिया, उसके अंदर होता है 4.6 इंटू 4.6 इंटू 10⁻⁴
6 बेस पेयर्स। ओके, एक इसी तरीके से बैक्टीरियोफाज, तो लैम्डा बैक्टीरियोफाज जो है, बैक्टीरियोफाज इसमें होता है 48502 बेस पेयर। ठीक है, इतने बेस पेयर होते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। कल के लेक्चर में हमें क्या बात करनी है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ते रहते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन किस तरीके से आ जाता है। तो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जो बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर जो नीट वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी इसके बेसिक्स हैं वो हम इस तरीके से क्लियर करा रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी ताकि आप लोगों की इंप्रूवमेंट आप जान सके कि कितना आपने सीखा है मेरे लेक्चर से। तो आपको सेकंड एंड थर्ड लेक्चर देख के आना है, अच्छे से पढ़ के आना है, एंड देन आपको क्वेश्चंस का आंसर भी करना होगा। ठीक है, प्रीमियर मैं आप लोगों के लिए रखती हूँ। मैं बार बार बोलती हूँ कि प्रीमियर मैं क्यों रखती हूँ, आप लोगों के लिए, कि अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप वहां पे सडनली मुझसे पूछ सकते हैं। लाइव चैट होती है वहां पे, तो मैं आपके सामने लाइव नहीं होती हूँ, बट आप चैट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस के जो भी मैं आंसर पूछूं आपको देने होंगे। जो भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है तो मैं उसका नाम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर लूंगी कि किसने बहुत ही अच्छे से आंसर्स दिए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा 5th लेक्चर होगा, दैट मीन्स इसके बाद 4th होगा, एंड 5th में हम बात करने वाले हैं डीएनए की पैकेजिंग, की पैकेजिंग कैसे होती है डीएनए की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ के आइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।